वो क्या एब्रा का टैबरा छू आपने किया कि एक्सॉन फार्मा जो है वो इस स्टेज पर आ गई कि आप जो चीज बना रहे हैं वो इस लेवल की हो कि एक बार आपने किसी बंदे को चखा दी तो उसके बाद वो फैन हो जाए। पोल्ट्री का बिजनेस वो बिजनेस है जो आपको आसमान तक भी ले जा सकता है और जमीन तक भी ले जा सकता है। अब उन्होंने कद वाली जीन को रिप्लेस किया उसकी प्रोडक्शन वाली जीन के साथ, सिट्टे की जीन के साथ, तो क्या हुआ कि प्रोडक्शन 3 टाइम हो गई। पाकिस्तान में अभी ट्रेडिशनल शर्ट और कंट्रोल शर्ट की क्या रेशोज है आप फील्ड में देखते हैं तो ह्यूमन फार्मास्यूटिकल्स पे ना एक बड़ा इल्जाम लगता है, वो ये होता है कि भाईजान ये अपना सॉल्ट लिखवाते हैं डॉक्टर से उनको गाड़ियां गिफ्ट करते हैं और उनको जो है ना टिकट्स गिफ्ट करते हैं डिफरेंट कंट्रीज की। मोए मोए के साथ मोए मोए तो नहीं हो गया अभी, तो मैं नहीं सुनता कि हमारे गांव में बल्कि कहते हैं वो जेड़ा कुकुड़ आप ली क्लो सकना लता थे वो ससा के खिलारना। कौन से फार्मर खुशहाल नजर आते हैं मार्केट में कि ब्रायलर वाले ज्यादा खुशहाल हैं या लेयर्स वाले? मल्टीनेशनल कंपनीज और आपकी कंपनीज की प्रोडक्ट में क्या डिफरेंस है और प्राइसेस में कितना एक क्या रेंजेस है? तो अगर कोई फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज शुरू करना चाहता है कंपनी प्रोडक्शन किसी में, तो मिनिमम कितनी इन्वेस्टमेंट से वो एंटर हो सकता है? निसार भाई एक डॉक्टर साहब हैं, उनको ना रात को एक सपना आता है, ठीक है, सुबह उठते हैं कहते हैं जी हिदवाना खाना छाड़ दो, हिदवाने च है मसला है। कुछ लोग डर का बिजनेस करते हैं। दुम्बा अगर 6 माह में 25 किलो का हो सकता है तो मुर्गी 40 दिन में 2.5 किलो की कैसे नहीं हो सकती? निसार भाई आपके सर्कल में एक पिक्चर बड़ी वायरल हुई, मेरी भी नजरों से काफी दफा गुजरी कि निसार भाई जो हैं वो प्रेसिडेंट से अवार्ड ले रहे हैं। हमारे यहाँ ना अक्सर एक ट्रेंड चल चुका है कि वालदैन के पैसों पे डिग्री करनी है और डिग्री के बाद फिर सोचना है कि हमने क्या करना है। हुण पता लग गया ਤੁਹਾਡੀ CGPA इतनी ज्यादा क्यों सी सिख जांदा खा खा के ठोकरा बादाम नालों तेज होंगी। वो कहते हैं कि अकल जो है वो बादाम खाने से नहीं ठोकर खाने से ज्यादा आती है। जी निसार भाई, एक्सॉन जो आपने स्टार्ट लिया कब, कहां और कैसे इसका ख्याल आया? ये हमारी फैमिली का एक लॉन्ग टर्म एम था कि हमने फार्मास्यूटिकल की यूनिट लगाना है। बड़े भाई जो शुरू से फार्मास्यूटिकल की सप्लाईज में थे तो उन्होंने उस टाइम पे ही ये एक विजन बना लिया था कि मैंने एक यूनिट भी लगाना है। तो 2021 में हमने एक्सॉन फार्मा का ये इनिशिएटिव लिया और मेरी जिम्मेदारी लगी कि मैंने इस फिनिश गुड्स को लेकर आगे चलना। जब आपने ये शुरू किया तो कैसे माइंड में आया कि इसका नाम एक्सॉन ही रखना है? इसके पीछे कंप्लीट लॉजिक होती है। जब आपने नाम रखना है वो 4 डिजिट होना चाहिए। अच्छा, जो नाम है और लोगो है दोनों सेम होने चाहिए। जस्ट लाइक गूगल आप देखें नाम और लोगो सेम है। कुछ कंपनियों का लोगो जब डिफरेंट होता है तो लोगो की पहचान अलग रखनी पड़ती है, नाम की अलग। और फिर 4 डिजिट नेम में जब सर्च करना शुरू की तो एक्सॉन नर्वस सिस्टम का बेसिक सेल है। तो इससे हमने कनेक्टिंग से जो इसकी डेरिवेशन आई है तो ये वहां से लफ्ज निकला। एक्सॉन जब आप शुरू कर रहे थे तो क्या आपने सोचा था कि इतने कम अरसे में एक्सॉन वो नाम बना लेगी जो बहुत सी कंपनीज जो हैं वो बड़े टाइम लेती हैं या फिर नहीं बना पाती? विजन तो यही था। इसके पीछे भी ये लॉजिक है कि हमने ये प्लान किया था कि हमने सिर्फ अपनी गलतियों से नहीं, हमने लोगों की गलतियों से भी सीखना है। सही। एक स्टोरी आपको ऐड करता हूँ कि एक आदमी है, उसकी शॉप के सामने एक खड्डा बन गया है। आपको पता है जब बारिश आती है तो एक ही लेवल का पानी आ जाता है, समझ नहीं होती कहाँ पे डाउन है और कहाँ पे लेवल है। तो वहां से एक गधा गुजर रहा है और वो गिरा है और उठ के चल पड़ा है। जब दोबारा वो गुजरा तो वहीं पे गिरा और फिर उठ के चल पड़ा। तो वो शॉपकीपर नोट कर रहा है कि जब कोई इंसान गुजरा वो भी गिरा, क्योंकि फर्स्ट टाइम उसको भी नहीं आइडिया था कि यहाँ पे आके ये खड्डा बना हुआ है। लेकिन जब वो गिरा उठकर गया तो वापसी पे वो साइड से होकर गुजरा। तो ये चीज़ थी कि अपनी गलतियों को दोहराना नहीं है। ये एक बेसिक डिफरेंस था इंसान का और एक जानवर का। लेकिन उसी शॉपकीपर ने एक चीज़ नोट की, एक और इंसान जो पहली दफ़ा जिसने उस गिरते हुए को देख लिया था वो पहली दफ़ा ही साइड से होकर गुजरा। तो बेसिकली ये चीज़ थी कि तरक्की की रफ्तार किस बंदे की ज़्यादा होगी कि जिसने दूसरे लोगों की गलतियों से भी सीखा। तो हमें ये मौका मिला कि इस इंडस्ट्री में कॉलेज के दौर से ही, क्योंकि इसको देख रहे थे, फार्मास्यूटिकल को सप्लाईज कर रहे थे कि कौन कौन किसी चीज़ें ऐसी हैं जो लोग प्रैक्टिस करते हैं तो वो डिक्लाइन में जाते हैं और कौन सी प्रैक्टिसेस ऐसी हैं जिनकी वजह से ग्रोथ होती है। तो इन चीज़ों को जब प्रैक्टिस किया, दूसरों की गलतियों से ज़्यादा सीखा, तो स्पीड ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा होनी अल्हम्दुलिल्लाह। अगर मैं ये पूछूं कि कौन सी ऐसी 3 चीज़ें हैं जिसने एक्सॉन को इतने जल्दी वो मकाम दिया
जो हमने पहले डिस्कस किया कि बड़ा टाइम लगता है, बड़ी कुछ लोग अचीव ही नहीं कर पाते, और जो लोग अचीव करते हैं वो उनके लिए एक बड़े मतलब फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज को जितना मैं समझता हूँ एक लेमैन के तौर पे, कि अगर मुश्किल बिजनेसेस में से देखा जाए ना तो फार्मास्यूटिकल वन ऑफ देम है। कभी भी मैं कभी डिस्कशन में हूँ तो अगर कोई 10 बिजनेस आइडियाज लोग डिस्कस कर रहे हैं तो कभी मैंने ये नहीं सुना कि यार मैं फार्मास्यूटिकल जो है उसको शुरू करूंगा। आपका सर्कल है, शायद आप सुनते रहते हो कि ये शुरू होगा, लेकिन कौन सी ऐसी 3 चीजें थी, वो क्या एब्रा का टैबरा छू आपने किया कि एक्सॉन फार्मा जो है वो इस स्टेज पर आ गई? उसमें प्रॉपर प्लानिंग थी सही कि हमने इस साल में इस लेवल तक पहुंचना है। हम प्लान करते थे कि हमने अगले 3 माह में ये 4 डिस्ट्रीब्यूटर बनाने हैं। अच्छा, थोड़ा सा ये प्लान इस तरह हो जाता था कि हमने इन 4 टाउन की बजाय 2 इधर और 2 इस साइड पे बना लिए, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर 4 ही ऐड करने हैं। इसी तरह हम प्लान करते थे कि हमने प्रोडक्ट्स कितनी करनी है। तो नंबर 1 अगर लिया जाए तो वो प्लानिंग है। नंबर 2 पे अगर हम जाएं तो वो कमिटमेंट है कि कमिटमेंट हमारी जो उस चीज़ के साथ थी कि हमने जो प्लान किया है, अब देखें वो इजी तो नहीं जा रहा था, उसके लिए आपको कोशिश करनी पड़ती है। कई बार जो आप प्लान करते हैं वो उस तरह अचीव नहीं हो रहा होता, आपको ओवर टाइम करना पड़ता है, आपको एक्स्ट्रा टाइम पे जाके उसको आउट ऑफ द वे जाकर सपोर्ट करना पड़ता है। सेकंड चीज़ ये थी। और थर्ड चीज़ जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है वो होती है क्वालिटी, कि आप जो चीज़ बना रहे हैं वो इस लेवल की हो कि एक बार आपने किसी बंदे को चखा दी तो उसके बाद वो फैन हो जाए, और वो फिर आपका कस्टमर माउथ टू माउथ आगे किसी और बंदे को बता रहा होता है कि यार ये चीज़ मैंने यूज़ की, इसका मुझे अच्छा रिजल्ट आया और कंपनी की कमिटमेंट भी ठीक है, तो फिर आगे चीज़ वो माउथ टू माउथ आगे ट्रांसफ़र होती जाती। एक्सॉन फार्मा की जो प्रोडक्ट्स है, मेन प्रोडक्ट्स कौन सी हैं और उसमें बेहतरी के लिए आप क्या काम कर रहे हैं? हमारे पास ह्यूमन, लाइफस्टॉक और पोल्ट्री तीनों की रेंज मौजूद है। लेकिन अगर हम देखें कि हमारे पास ज़्यादा प्रोडक्ट्स कौन सी है तो ऑलमोस्ट को 70% प्रोडक्ट्स हमारे पास पोल्ट्री फार्मास्यूटिकल से रिलेटेड है। तो पोल्ट्री से रिलेटेड जो मेडिसिन है उनमें फिर आगे वो फिर काफ़ी सारी कैटेगरी आ जाती है। लिवर टॉनिक्स आ जाते हैं, मल्टीविटामिन्स आ जाते हैं और एंटीबायोटिक्स आ जाती हैं। उसमें फिर आगे वो प्रोडक्ट्स जारी होती हैं। तो अगर आप हमारी की प्रोडक्ट्स का नाम लें तो हमारी प्रोडक्ट है नी ऑक्सीक्लोर, जो हमारी की प्रोडक्ट है, ट्राइसुलजोन है, सी मोल, ये प्रोडक्ट्स है जिनका हमें बिजनेस मैक्सिमम मिल रहा होता है। मल्टीनेशनल कंपनीज और आपकी कंपनीज की प्रोडक्ट में क्या डिफरेंस है और प्राइसेस में कितना क्या रेंजेस हैं? ये चीज़ हमने फोकस की थी फ्रॉम फर्स्ट डे कि हमने अपने मुल्क का इंपोर्ट जो बर्डन है वो कम करने की कोशिश करनी है, जिसके साथ हमारा डायरेक्ट फ़ायदा जुड़ा हुआ है। तो उसके लिए हमने मल्टीनेशनल कंपनीज की प्रोडक्ट्स को पकड़ा, उनको उनकी R&D की, उनमें से वो चीज़ डायग्नोज की कि क्या एक्सेप्शनल चीज़ वो यूज़ कर रहे हैं एक्टिव और इनएक्टिव के अंदर। वो थोड़ा सा फ़र्क था। सही। जब उस चीज़ को डायग्नोज किया और अपनी प्रोडक्ट के अंदर वो चीज़ डाली तो वो वहीं से चीज़ बनी। और अल्हम्दुलिल्लाह हम अब जब भी प्रोडक्ट हमारी कोई भी अगर सिमिलर प्रोडक्ट होती है तो हम उस ब्रांड के साथ कहते हैं कि उसके मुकाबले में ये चीज़ चलवाएं, आपको इंशाल्लाह सेम रिजल्ट आएगा। तो वो एक बहुत बड़ी ग्रिप बनती है कि आप किसी भी प्रोडक्ट का जब बंदा को कहता है कि ये नाम ही वो लिया जाता है। इस तरह लोग कहते हैं ना कि हमने गोरमे में की पेप्सी दे दे या गोरमे की मुझे वो जो है वो 7 अप दे दे। तो यही इसी तरह जो चीज़ है, जब वो उस तरह ब्रांड का नाम लिया जाता है तो हमारी चीज़ जब सामने जाती है तो फिर इसका नाम बोलना शुरू हो जाता है। तो इनके प्राइसेस का डिफरेंस है, लाइक अगर कोई फार्मर, अगर कोई क्लाइंट जो है वो आपकी प्रोडक्ट यूज कर रहा है और एक मल्टीनेशनल कंपनी की, तो इनमें काफी प्राइसेस डिफरेंस होंगे। प्राइस डिफरेंस तो आ जाता है क्योंकि वो इंपोर्ट हो रही होती है, तो इंपोर्ट की ड्यूटीज बकाया चीज़ें बीच में आ रही होती हैं। और हमारे यहाँ पे लेबर भी कंपैरेटिवली सस्ती है और उसकी पैकिंग कॉस्ट कम हो जाती है। तो और सेकेंडली जब हम डोर स्टेप पे चीज़ को पहुँचा रहे हैं तो हमारी टीम की कॉस्ट भी एज कम्पेयर टू देम थोड़ी कम होती है। कस्टमर को उसके डोर स्टेप पे क्वालिटी की और सस्ती चीज़ मिलती है। पोल्ट्री का जिक्र हुआ, आप पोल्ट्री की इंडस्ट्री में, आपके क्लाइंट्स हैं, कस्टमर हैं, हर वक्त का उठना बैठना है। 3 से 4 मिथ्स हैं जो मैं क्लियर करना चाहूँगा। नंबर 1 पर मैंने एज अ कारोबारी जब पोल्ट्री के बिजनेस को थोड़ा देखा, पढ़ा, या हम इवन की वीडियोस बनाते हैं तो 2 क्वेश्चन आते हैं, लेमैन के माइंड में होते हैं। नंबर 1 कि पोल्ट्री का बिजनेस वो बिजनेस है जो आपको आसमान तक भी ले जा सकता है और ज़मीन तक भी ले जा सकता है। क्या ये मिथ है या इसके पीछे हकीकत है?
इसमें फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा है। सही। तो जो आप बात कर रहे हैं इससे मैं किसी हद तक एग्री करूंगा, क्योंकि फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा है। अगर किसी फ्लॉक में आपको लॉस हुआ है तो आप एक ही महीने के अंदर 2 करोड़ लॉस पे चले जाते हैं, और अगर आपको प्रॉफिट शुरू हो जाते हैं तो वो 2-3 फ्लॉक में ही आप 2-3 करोड़ बचाने पे चले जाते हैं। ये चीज़ तो है, लेकिन असल चीज़ जो मैंने ऑब्जर्व की, जिन लोगों ने कंटिन्यूस ग्रो किया है वो थी कंसिस्टेंसी। वो लोग कंसिस्टेंटली इस काम के साथ जुड़े हुए थे, और उनको जब लॉस भी होता था तो कहते हैं जहाँ से लॉस हो वही आपको प्रॉफिट दे सकता है, कोई और बिजनेस उसका लॉस जो है वो कवर नहीं कर सकता। पाकिस्तान में अभी ट्रेडिशनल शेड और कंट्रोल शेड की क्या रेशोज है? आप फील्ड में देखते हैं तो क्या ये चेंज हो रहे हैं? हमारे फार्मर जो है, जो क्लाइंट है, वो उस तरफ जा रहा है रैपिडली। अच्छा। और अच्छी खासी कंसंट्रेशन जो है वो कंट्रोल शेड्स ने ऑक्यूपाई कर ली हुई है। और उसमें ज्यादातर मटेरियल जो है वो इंपोर्ट ही हो रहा है, या अभी कोई पाकिस्तान में भी चीजें बनना शुरू हो गई? ये तो आपको पता है हम इंपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी है, लेकिन अभी बहुत सारी मशीनरी में खासकर हमारे मुल्क में लोगों ने क्वालिटी की चीज़ें बनाना शुरू कर दी हैं जो लोग यूज़ कर रहे हैं। सेकंड मिथ जो पोल्ट्री से रिलेटेड होती है वो ये होती है कि पोल्ट्री जो हम यूज करते हैं, हमारे गांव में बल्कि कहते हैं वो जेड़ा कुकुड़ आप ली क्लो सकना लता थे वो ससा के खिलारना। तो वो जो मुर्गा ये जो है, इसमें क्या वाकई हकीकत है कि वो अपने पाँव पे नहीं खड़ा हो सकता तो हमें क्या खड़ा करेगा? या फिर एक और तरफ अब जाते हैं कि जो बच्चियां हैं छोटी, वो अगर ये खाती हैं तो उनमें हार्मोनल चेंजेस बहुत तेजी से होते हैं और उनकी जो बढ़ोतरी है वो बड़ी बड़ी जल्दी होती है। तो ये क्या ये मिथ है या ये हकीकत है? ये कम्प्लीटली मिथ है। हाँ। ये सिलेक्शन प्रोसेस के थ्रू ब्रीड्स को आइडेंटिफाई किया गया। जिस तरह इंसानों में कुछ लोग ऐसे होते हैं वो थोड़ा सा खाते हैं लेकिन उनका ठीक ठाक वेट बढ़ रहा होता है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं वो ठीक ठाक खाते पीते हैं लेकिन उसी तरह वो पतले हमारे फैमिली में नजर आ रहे होते हैं। तो हम भी उन्हीं बंदों में से, हमें पानी भी लग जाता है। तो एग्जैक्टली तो उनको सेलेक्ट किया गया और उनकी फर्दर ब्रीडिंग की गई। जिस तरह आपने देखा ग्रीन रेवोल्यूशन आई थी, अर्नस्ट नॉर्मन बोरलॉग ने 80s में जो गंदुम की जो बढ़ने वाली ब्रीड थी या जो जीन्स थी उनको रिप्लेस किया सिट्टे की जीन के साथ। तो आपने हमारे इवन तो हमारे मुल्क में, मैं जिस दिन ये टॉपिक पढ़ा मैं वाला साहब से जाकर इसको एंडोर्स करवाया, वो कहते हैं वाकई इससे पहले ना बहुत बड़े कद वाली गंदुम होती थी। फिर जब उन्होंने कहा कि 80s के बाद क्या हुआ, तो पूरे एकड़ सिट्टा बहुत थोड़ा होता था, पूरे एकड़ च 15 मन 15 मन अबू ने बोला। तो कहते हैं 15 मन मैक्सिमम जो है उसकी प्रोडक्शन होती थी, यील्ड, और इतना अच्छा खासा कद होता था। और अक्सर वो अगर उन दिनों आंधी चली है तो वो लेट भी जाती थी। ज़ाहिर बात है। अब उन्होंने कद वाली जीन को रिप्लेस किया उसकी प्रोडक्शन वाली जीन के साथ, सिट्टे की जीन के साथ। तो क्या हुआ कि प्रोडक्शन 3 टाइम हो गई, बल्कि इन दिनों तो आप देख रहे होंगे 4 to 5 टाइम उसकी प्रोडक्शन ले रहे होते हैं। तो एट दैट टाइम 3 टाइम प्रोडक्शन हुई। उस बंदे का दुनिया के ऊपर कितना बड़ा एहसान है कि उन्होंने कहत साली के ऊपर कितना काम किया और आज लोग अनाज खा रहे हैं स्कूल से। इसी तरह इसकी भी सिलेक्शन होने के बाद ये जो ब्रीडिंग हुई है, ये चीज़ ऐसे है। जो हार्मोनल आप बता रहे हैं, मेरे इल्म के मुताबिक जो मैंने अभी तक पोल्ट्री को समझता हूँ, कोई हार्मोन यूज नहीं होता। फीड इतनी ज़बरदस्त होती है, अगर आप किसी मकई के सप्लायर से आपका ताल्लुक हो तो आप उससे पूछ सकें। अच्छी मकई पोल्ट्री फीड मिल को देता है, और जो माठी मकई होती है वो पिसने के लिए इंसानों के लिए चली जाती है। क्यों? वहाँ पे फौरी तौर पर वो टेस्ट होकर, हमारे तो इधर मिल के अंदर कोई टेस्ट नहीं होता जो हम आटा खाते हैं, लेकिन वहाँ पे बाकायदा लेबॉर्ट्री है, वो टेस्ट करती है इसके अंदर कोई फंगस तो नहीं है, माइकोटॉक्सिन तो नहीं है, और उसको बाकायदा जितनी उसकी ज़रूरत है उसके मुताबिक उसको डिज़ाइन करके वो फीड बनाई जाती है। और आप समझते हैं कि जो ब्रीड और इन्वायरमेंट का 50% ब्रीड कंट्रीब्यूट कर रही होती है और 50% इन्वायरमेंट, जबकि इन्वायरमेंट के अंदर फीड भी आ रही होती है, फीड भी और बकाया इन्वायरमेंट। तो उसके अंदर जो फीड दी जाती है उसके अंदर कुछ इंजाइम्स, जो फाइटेज इंजाइम हमारे होते हैं, वो यूज़ किए जाते हैं, जो फर्दर जो 80% फीड कंज्यूम हो रही थी उसको भी 5-6% मजीद बढ़ा देते हैं। तो फीड की कंजम्पशन जो होती है उसको प्रोटीन में कन्वर्जन के लिए वो मैक्सिमाइज की जाती है, और वो सारे तरीकाकार बिल्कुल ठीक है, कोई हार्मोन्स यूज़ नहीं होते हैं। और जब इतना ज़्यादा वजन होगा तो क्या कोई इतने अपनी बॉडी से 3 टाइम वजन वाला इंसान टांगों पे खड़े हो सकता है? वो भी तो इसी तरह ही होता है, लटका हुआ। तो इसका भी वजन अगर ज़्यादा होगा तो उसके लिए भी टांगों पे खड़ा होना मुश्किल होता है, लेकिन वो भाग भी रही होती है, खा भी रही होती है। तो पोल्ट्री, आप जितने भी पोल्ट्री फार्मर्स हैं, जब उनका फ्लाक मुकम्मल होता है, मैं खुद कई बार शामिल हुआ हूँ,
वो तिक्का पार्टी करते हैं, वो खुद भी खा रहे होते हैं, हम भी वहाँ पे खा रहे होते हैं। तो अगर उसमें कोई ऐसी जैसी चीज हो तो वो उसको कंज्यूम क्यों करें? निसार भाई, गांव में ना हर बुजुर्ग से मिल लो ना तो वो मुर्गा ही नहीं खाते। मतलब हमारे गांव में अगर आप देखें तो कोई 61% मुर्गा नहीं खाते। उनके माइंड में एक बात बैठी हुई है, वो कहते हैं कि यार जो मुर्गी 40 दिन में तैयार हो गई है, इसने क्या, ये फूका गोश्त है, इसमें कोई ताकत नहीं है, इसमें कोई न्यूट्रिशन नहीं है, इसने हमें क्या फायदा देना है। या वो कहते हैं क्या बना हुआ है जी, देसी मुर्गा ब्रायलर क्या खाना है। तो ये कैसे, मतलब 40 दिन में कैसे डेवलप होती है एक ब्रीड जो 40 दिन में सेल के काबिल हो जाती है। एक देसी मुर्गी जिसको साल लग जाता है, वो जाके इतनी सी होती है और आखिर में उससे निकलता हड्डियां है, उसकी यखनी बनती है। इसमें प्रॉपर जो गोश्त मीट डेवलप हो जाता है, इसका क्या प्रोसेस है, कोई एक लेमैन के तौर पर बंदों को समझाएं ताकि उनके माइंड में बैठ जाए कि ये खानी है, अच्छी चीज है, और कैसे ये हो सिस्टम। ये बहुत ही आसान प्रोसेस है। जिस तरह आप देखें, बकरी और भेड़ ये एक ही फैमिली की है। जबकि बकरी जो है या उसका जो मैना होता है, उसको 1 साल का होता है वो जो कुर्बानी रख सकता है, एडल्ट हो जाता है। जबकि भेड़ का बच्चा अगर 6 माह का भी हो तो उसकी भी कुर्बानी हो जाती है, उसका सेम वेट अचीव हो जाता है। तो ये ब्रीड्स डिपेंड कर रही होती है कि कौन सी नस्ल है जो बड़ी स्पीड से ग्रो होती है और कौन सी नस्ल ऐसी है जो आहिस्ता आहिस्ता। उधर हमारे बुजुर्गों का और ख्याल है, वो कहते हैं खाना तो दुम्बा ही है, दुम्बे की सारी एलर्जी। दुम्बा अगर 6 माह में 25 किलो का हो सकता है तो मुर्गी 40 दिन में 2.5 किलो की कैसे नहीं हो सकती? वो तो जब मेरा ख्याल ज्यादा खाता है तो ज्यादा मोटा होता है, बारिश आता है तो पानी और ज्यादा खाता है तो और ज्यादा मोटा होता है, और बारिश आता है तो ज्यादा पानी आ जाता है। तो सिमिलर ये है कि जितने बेहतरीन न्यूट्रिएंट्स हम मुर्गी को दे रहे होते हैं, हम खुद उस दिन नोट कर रहे थे कि मैंने पिछले पूरे साल के अंदर कोई लेवर टॉनिक यूज किया नहीं, कोई मल्टीविटामिन यूज किया नहीं, और मुर्गी को हम जो है उसकी जरूरत के मुताबिक लेवर टॉनिक, मल्टीविटामिन और तमाम उसकी जरूरत की चीजें बड़े टाइम के साथ दे रहे होते हैं। तो जिसकी वजह से उसकी ग्रोथ जो है वो आइडियल है। ये मिथ्स हमारे इधर ही बनी हुई है, पूरी दुनिया खा रही है, पूरी दुनिया को इससे कोई एतराज नहीं है। हमारे यहाँ कहते हैं फार्मी नहीं, ये ऐसा नहीं खाना। तो आज ये हमारी जो गंदुम है या हमारी मकई है, तो हाइब्रिड मकई भी तो यही चीज है। आप देसी मकई लगा लेना, छोटी छोटी छलियां, कोई इस साइज की, कोई इस साइज की, कोई दूधिया, कोई पकी हुई, कोई लाल रंग की, इस तरह की आपको मिल रही होंगी। लेकिन जब बंदा हाइब्रिड मकई लगाई जाती है, सेम साइज, सेम उसकी छली का साइज और प्रोडक्शन उसकी कई गुना होती है देसी उसके साथ। तो सेम यही चीज है इसमें। आपके कहने का मतलब है कि जिसका कांच चिट्टा है उसका चिट्टा ही रहना है। जितनी बातें हम बता लेंगे, लेकिन लोगों को खाना चाहिए। एक इंडस्ट्री है और इसमें न्यूट्रिशन है, एक जल्दी तैयार होने वाली प्रोडक्ट है, तो मुर्गे से कोई दुश्मनी मत करे भाई। अच्छा, मैं आपको अंदर की बात बताऊं, सारे लोग खाते हैं, खुश होकर खाते हैं, बातें करना अलग बात है, ठीक है। एक चीज, देसी मुर्ग का एक अपना टेस्ट है और ब्रॉयलर का एक अपना टेस्ट है, तो टेस्ट में डिफरेंस तो जरूर है। मटन हम खाते हैं, उसका एक अपना टेस्ट है, लेकिन खा सारे रहे होते हैं। इतनी ज्यादा डिमांड है माशाल्लाह, इतनी ज्यादा पॉपुलेशन हो रही है, इतने ज्यादा लोग इसके साथ। अभी टन्स में बताना शुरू करें तो कितने मैट्रिक टन्स हम खा जाते होंगे। और हम अभी दुनिया के 11th जो लार्जेस्ट पोल्ट्री प्रोडक्शन वाला मुल्क बन चुके हैं। कंज्यूमर भी फिर होंगे। एग्जैक्टली, कंज्यूमर तो इधर ही, एक्सपोर्ट तो हमारी वो है ही बहुत थोड़ी। ब्रायलर और लेयर, दो ब्रीड जो कौन से फार्मर खुशहाल नजर आते हैं मार्केट में, कि ब्रायलर वाले ज्यादा खुशहाल हैं या लेयर्स वाले? इसमें डिपेंड कर रहा होता है कि आजकल डिमांड एंड सप्लाई किस चीज की ज्यादा है। तो दिसंबर एंड में या जनवरी में लेयर के अंडे का रेट बहुत ज्यादा था, वो एंजॉय कर रहे थे बहुत ज्यादा। लेकिन जनवरी मिड के बाद एकदम उसका जब रेट डाउन हुआ है, आपने देखा इस साल सर्दी नहीं आ रही थी, जनवरी भी गुजर गया तो उस तरह सर्दी नहीं पड़ी, तो एकदम जब डाउन हुआ तो लेयर वाले परेशान हो गए। ब्रॉयलर का रेट उन दिनों अच्छा चल रहा था। तो ये तो डिपेंड कर रहा होता है डिमांड एंड सप्लाई। मुझसे कोई बंदा पूछ रहा था, मेरे पास 200 रुपए है, कौन सा बिजनेस शुरू कर? मैंने उसे कहा सर्दियां हैं भाई, गर्म अंडे बेच। बिल्कुल सही। तो गर्मी सर्दियों में वाकई जो है वो अंडे का रेट और वो चीजें बेहतर हो जाती हैं। हाँ। मतलब इसमें दोनों कंपैरिजन चलते रहते हैं, कभी वो ऊपर चले गए और तो कभी वो। तो क्या ये कोई फार्मर, ज्यादातर वो भी हैं जो ये दोनों काम एक साथ करें या फिर मेजॉरिटी लोग ऐसे हैं जिन्होंने डाइवर्सिफिकेशन की हुई है अपने बिजनेस के अंदर, उन्होंने ब्रॉयलर और लेयर दोनों की काम कर रहे हैं। एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री या कंपनी स्टैंड करने के लिए हम सबसे क्वेश्चन करते हैं जो भी बिजनेसमैन आते हैं, ताकि
कारोबारी पॉडकास्ट है ना, लोगों को पता चले कि अगर ये कारोबार हमने शुरू करना है तो क्या हो सकता है। तो अगर कोई फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज शुरू करना चाहता है, कंपनी प्रोडक्शन किसी में, तो मिनिमम कितनी इन्वेस्टमेंट से वो एंटर हो सकते हैं? असल काम इन्वेस्टमेंट लगाना नहीं है, असल काम होता है आपको काम आता है। सही। अगर आपको काम आता है तो आप थोड़ी इन्वेस्टमेंट से भी बिजनेस को बहुत ऊपर ले जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको काम आता नहीं है तो आप जितनी मर्जी इन्वेस्टमेंट लगा दें, वो एट द एंड वो डाउन होनी ही होनी है, क्योंकि आपको पता नहीं है कौन सी चीज़ को कहाँ पे फिट करना है। तो सबसे ज़्यादा अगर डिपेंड आप मेरे से सवाल पूछें तो मैं आपको बोलूँगा स्किल सेट और हाउ टू वर्क, ये वाली चीज़ अगर है तो आपका बिजनेस जो है वो बेहतर हो सकता है। बाकी जब बिजनेस कोई भी शुरू किया जाता है तो उसको कितना बड़े लेवल पे आपने करना है, उतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी। आप छोटे लेवल से शुरू करें तो थोड़ी इन्वेस्टमेंट से लोगों ने शुरू किया और माशाल्लाह अच्छे बिजनेस बना रही है। एक अगर हम डिजिट पे जाना चाहें, मिस कोई रफ एक रेंज कि इतने पैसों से शुरू हो सकता। एक्सॉन फार्मा ने जो फैक्ट्री परचेज की थी वो ऑलमोस्ट 400 मिलियन की हमने परचेज की थी 2022। सही, ये तो तुसी बहुत बड़ी गाल करती है। कोई उसमें अगर कम पैसों से आना चाहे, मेरे जो मोस्टली देखने वाले व्यूअर्स है, यूजर है, वो ये कह रहे होते हैं कि मेरे पास 20 लाख है, 30 लाख है, क्या इस पैसे से इस इंडस्ट्री में किसी तरह एंटर हुआ जा सकता है? इंडस्ट्री में तो बहुत ज्यादा ऑप्शंस मौजूद है। आप अगर फैक्ट्री की बात कर रहे हैं तो मैंने आपको बताया है, इंडस्ट्री आपके पास अगर थोड़े पैसे भी हैं तो आप इंडस्ट्री में उस लेवल से काम शुरू कर सकते हैं। सही है। आप ट्रेडर से काम शुरू कर सकते हैं, आप एक सेल्स पर्सन से काम शुरू कर सकते हैं। अगर आपके पास थोड़ी और स्किल सेट भी हो गया और थोड़ी सी आपके पास इन्वेस्टमेंट आ गई है तो आप डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं। और इससे अगर आप ऊपर आपको समझ आ गया तो आप बड़े डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हैं। आप आगे सब डिस्ट्रीब्यूटर कुछ रख लेते हैं, सोल डिस्ट्रीब्यूटर उसे कहते हैं। तो ये तो डिफरेंट कैटेगरीज हैं, हम जो करते जाते हैं। ह्यूमन फार्मास्यूटिकल्स पे ना एक बड़ा इल्जाम लगता है, वो ये होता है कि भाईजान ये अपना सॉल्ट लिखवाते हैं डॉक्टर से, उनको गाड़ियां गिफ्ट करते हैं और उनको जो है ना टिकट्स गिफ्ट करते हैं डिफरेंट कंट्रीज की। आपकी इंडस्ट्रीज में भी सॉल्ट कौन रिकमेंड करता है और कितने हद तक ये हकीकत है? बड़ा कोड़ा क्वेश्चन है। ये डिपेंड कर रहा होता है उस कंपनी के ऊपर और उस एरिया के डिस्ट्रीब्यूटर के ऊपर कि वो अपने एरिया के डॉक्टर्स को किस तरह टैकल करता है। हर इंडस्ट्री के अंदर अच्छे लोग भी हैं और हर इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छे लोग भी हैं। तो आपने डिपेंड करना, आपने वहाँ पे सर्च करना होता है कि आपने कौन से लोगों को सर्च करना है। हाँ, वो जो लोग जो बाईपास करके इस चीज़ को करवाते हैं, वो उनकी चीज़ टेम्परेरी ऊपर तो जाती है लेकिन लॉन्ग टर्म पर चल नहीं सकती। जो लोग हमारी टीम क्या करती है, वो कॉन्टीन्यूसली नॉकिंग कर रही होती है डॉक्टर्स को, और हम उनको गिफ्टिंग क्या करते हैं, हम सैम्पलिंग कर रहे होते हैं ये वाली जो प्रोडक्ट्स हैं। तो जब वो उनको चेक करते हैं रैंडमली, जब कभी उसको वो दूसरी चीज़ अवेलेबल नहीं है, वो अपनी हमारी चेक करवाता है तो उसको रिजल्ट्स अच्छे आते हैं। तो फिर ये डॉक्टर की मजबूरी बन जाती है कि वो बकाया प्रोडक्ट के साथ कोई ना कोई एक अच्छी चीज़ भी लिखेगा जिसके ऊपर उसको श्योर होगा कि ये रिजल्ट देगी और मेरा मरीज ठीक होगा। तो आपने अपनी कंपनी को उस कैटेगरी में लेकर जाना है। इसके लिए टाइम लगता है लेकिन लॉन्ग टर्म इसके अंदर वो बिजनेस मौजूद होता है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज जो है अपनी मार्केटिंग कैसे करती है? कौन से वेज हैं, किन वेज में करती हैं? लाइक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, या फिर सबसे बड़ी मार्केटिंग कस्टमर के पास, क्लाइंट के पास, फार्मर के पास जाना है और अपनी प्रोडक्ट का सैंपल देना है और वो मार्केट है? सारी चीज़ें मैटर कर रही होती है। जब कोई ब्रांड लॉन्च होता है, आपको अगर याद हो, मैंने ये लॉन्चिंग बड़ी करीब होकर देखी थी। ओए होए एक ब्रांड आया था हमारे पास चिप्स का, तो हमने टीवी के ऊपर देखा ऐड चल रहा है ओए होए, तो हमने कहा ये क्या चीज़ है। बाहर निकले, चांदनी चौक के ऊपर बहुत बड़ा साइन बोर्ड लगा हुआ है, उसके ऊपर भी ओए होए लगा हुआ है। वहाँ से निकले, न्यूज़पेपर देखा तो न्यूज़पेपर के ऊपर भी ऐड आया हुआ था। यूट्यूब खोली है, वहाँ पे भी ऐड होगा, फेसबुक खोलेंगे वहाँ पे भी ऐड होगा। तो आप जब सारी साइडों से कवर होकर अगले बंदे को वो चीज़ बार बार याद कराएंगे, तो मैंने ये सोचा था कि एक बार चेक करता हूँ ये चीज़ क्या है। जब वो चीज़ अच्छी निकली है तो बंदा उसका रिपीट कस्टमर बन जाता है। ओए होए के साथ मोए मोए तो नहीं हो गया? अभी तो मैं नहीं सुनता कि दैट वाज देयर प्लानिंग, कि उन्होंने मार्केट को किस तरह प्लान किया। एक बार तो लोगों ने चखा, उसके बाद उन्होंने अब अगला पॉइंट आ गया कि एक बार चखा और फिर नहीं लिया। हाँ जी, उसके बाद उनको वो, क्योंकि एक बार चखने से इतनी ज्यादा डिमांड आ गई थी पूरे मुल्क के अंदर कि वो उसको फौरी तौर पर कवर नहीं कर पा रहे थे। और एट दैट टाइम उन्होंने कुछ पॉलिसीज जो कि करनी चाहिए थी वो मैनेज ना कर पाए, जिसकी वजह से कंपटीटर ने ओवरकम कर ली। मैं भी निसार भाई ये देख, तो कोई भी प्रोडक्ट है ना, आपकी प्रोडक्ट है, मेरी है, ओए ओए है, एक बार अगर आप मार्केटिंग अच्छी कर लेते हैं,
अगर आप उस प्रोडक्ट पे काम कर लेते हैं, पैकिंग अच्छी है, प्रेजेंटेशन अच्छी है, वो ले लेता है। कोई फार्मर है, कोई क्लाइंट है, कंज्यूमर है, कस्टमर है, लेकिन सेकंड टाइम जो वो लेगा ना, वो आपकी प्रोडक्ट में जान होनी चाहिए। एक्चुअल वही होता है। तो एक्सॉन फार्मा उस प्रोडक्ट में जान डालने के लिए क्या डिफरेंट कर रही है? एक्सॉन फार्मा ने पहले साल में मार्केटिंग की ही नहीं। सही। एक्सॉन फार्मा ने पहले साल के अंदर प्रोडक्ट को सेल तो करते रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर ज्यादा जोर नहीं लगाया। हमने प्रोडक्ट की डेवलपमेंट के ऊपर काम किया, और जब प्रोडक्ट डेवलप हो गई तो उसके बाद हमने उसको मार्केट कर दी। और वो जब मार्केट की तो फिर लोगों ने जब चेक की तो वो रिपीट कस्टमर बनते गए। और असल बात ये थी कि उस रिपीट कस्टमर ने साथ वाले को भी बताया कि मसूद साहब ये दवाई यूज की है, रिजल्ट बड़ा मजा आ गया। तो फिर वो जो माउथ टू माउथ चीज आगे ट्रांसफर होती है ना, असल चीज वो होती है। पीरों फकीरों का क्या होता है, एक बंदा कहता है कि वो होके आता है, उसको अल्लाह ताला कहीं से कोई अल्लाह के फजल से कोई बच्चा मिल जाता है, तो वो कहता है जी भाई दूसरों को पकड़ पकड़ के लेके जा रहा होता है, ऐसे जैसे एम्बेसडर बन गया होता है, या इसका कोई बीच में कमीशन है, इतने जोर से लोग लेकर जाते हैं। यही बात होती है कि कुछ लोगों का फैज मिला होता है, कुछ लोगों का कमीशन होता भी है कि वो जो है ना, लेकिन प्रोडक्ट जो बंदा यूज करता है, जिसको रिजल्ट आए, वो दूसरों को गाइड करता है। और वो जो गाइडेंस होती है वो सारी मार्केटिंग से बढ़कर होती है। एक्सॉन फार्मा का फ्यूचर विजन क्या है? फ्यूचर में किस चीज पर काम करना चाह रहे हैं, या इसी प्रोडक्ट को और बेहतर करना चाह रहे हैं, या डिफरेंट टाइप्स में जाना? बड़ा क्लियर हमने प्लान किया हुआ है। हमने साल लिखे हुए हैं कि इस साल के अंदर, हम नेक्स्ट ईयर के अंदर हमारा जो प्लान है वो प्रोबायोटिक्स है। ठीक है। प्रोबायोटिक्स की प्रोडक्ट्स हमने लॉन्च करनी है, और उससे एक साल छोड़कर हमारा जो प्लान है वो बायोलॉजिकल्स है, जिसे वैक्सीन्स कहते हैं। तो हमने उसके लिए बाकायदा अपनी जगह डेडिकेट कर दी हुई है, बिल्डिंग्स तैयार हो रही हैं, ताकि वो R&D शुरू हो चुकी हुई है, ताकि वो चीज़ें अपने टाइम के ऊपर हम लॉन्च कर सकें। निसार भाई, एक डॉक्टर साहब हैं, उनको ना रात को एक सपना आता है, ठीक है, सुबह उठते हैं, कहते हैं जी हिदवाना खाना छाड़ दो, हिदवाने च है मसला है, तरबूज जो खाओगे तो मर जाओगे, ठीक है। फिर वो कहते हैं गंदम इंसान की सबसे बड़ी दुश्मन है। उसके बाद उनको मसला किसी और चीज से, पोल्ट्री से भी उनको मसला, पिछले दिनों स्ट्रॉबेरी से भी इशू आया हुआ, पोल्ट्री से उनको मसला आया, और उन्होंने कहा कि ये आपने यूज नहीं करनी है। इसके पीछे क्या लॉजिक्स होते हैं? कुछ लोग डर का बिजनेस करते हैं। पाकिस्तान में बड़ा वो कामयाब, बहुत ज्यादा कामयाब होता है। उनको व्यूज चाहिए होते हैं। जिस तरह पिछले दिनों स्ट्रॉबेरी में इशू आया, तो आपने स्ट्रॉबेरी जैसे ही देखते हैं तो आपके ज़हन में वो आ जाता है कि ये इसके अंदर कहीं वो पेस्टिसाइड तो नहीं नजर आ रहा। उसका इस्तेमाल कम हुआ, 150-200 रुपए में मेरा ख्याल अच्छी बाहर जो है उनका product। बिजनेस खराब हुआ। यही चीज पोल्ट्री के साथ साहब ने की थी। इन लोगों ने अल्टीमेटली अपनी प्रोडक्ट्स लॉन्च करनी थी, और लोगों को बाकी चीजों से मुतनफर कर रहे हैं। और देखिए साथ साथ व्यूज भी बहुत ज्यादा मिल रहे होते हैं। आप तो इस इंडस्ट्री के साथ वाबस्ता हैं। साढ़ा ते 500,000 व्यू आंदा है, गल्ला पता नहीं सिद्धियां कर दी तो आप अगर ऐसी चीज ऐड करेंगे तो आप देखिए कि आपके अगली दफा मैं भी कंटेंट लिखता हूँ जी, मैं कहता हूँ आटा खाओगे मर जाओगे। फिर मैं शुरू कर दूंगा कि कारोबारी मल्टी ग्रेन्स एग्जैक्टली ये इतने में दस्तयाब है, आप लोग लें और इसको एंजॉय करें। बिल्कुल, ये डर का बिजनेस है और बहुत सारे लोग इसको कर रहे हैं। असल मसला ये है कि हमारी बोली अवाम इसके पीछे लगकर नुकसान करती हैं, अपना भी और बहुत सारे बिजनेसमैन का। मेन जो फार्मर है जो ऑलरेडी इस मुल्क में पिसा हुआ जो तबका है, मैं कहता हूँ फार्मर वाहिद बंदा है जो जिसकी प्रोडक्ट का रेट ना कोई और लगा रहा होता है। आपकी प्रोडक्ट है ना, आप खुद लिखते हैं भाई मार्केट रेट, मेरी जो ड्रॉप्स हैं या मेरी ये चीज है उसका मार्केट रेट 5,000 है, 4,000 है, एक MRP डिसाइड हो जाती है। फार्मर लेके जाता है अपनी प्रोडक्ट और अगला बंदा कह रहा होता है 3 रुपए किलो इसको ये, और उसी को फिर हम टारगेट कर रहे हैं। और वो किस लिए टारगेट कर रहे हैं? ताकि अपने नाम ने आज ब्रांड्स खड़े करें, अपने जो है पैसे कमाएं। जो चीज हम दूसरों को इंडिकेट करते हैं ना, फलाना फैमिली बेच रहा है, फलाना ये कर रहा है, मैं खुद भी देखना चाहिए कि हम क्या करें। अपने हद तक बेहतर करते रहेंगे तो चीजें जो है इस मुल्क में, और ये मुल्क भी बेहतर हो जाएगा और चीजें भी। और इसमें सबसे ज्यादा सफर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, फार्मर करता है, क्योंकि उसके पास पेरिशेबल चीजें होती हैं। और जितनी ज्यादा पेरिशेबल चीज है, स्पेशली अगर लाइफ स्टॉक है, पोल्ट्री है या लाइव जानवर है, तो वो उनको ज्यादा देर, पोल्ट्री को तो आप ज्यादा देर रख ही नहीं सकते। उसकी अच्छी खासी फीड पड़ रही होती है, और वहां पे अगर उसकी उन दिनों जो वेट गेन हो रहा होता है वो बहुत ज्यादा हो रहा होता है। आप उतने एक स्पेसिफिक शेड के अंदर एक स्पेसिफिक क्वांटिटी से ज्यादा बर्ड्स रख ही नहीं सकते हैं। एक स्पेसिफिक वेट से ज्यादा लोग आप वो
बर्ड्स को उसके अंदर स्टोर ही नहीं कर सकते हैं, रिटेन ही नहीं कर सकते हैं, तो वहां पर आकर मजबूरन फार्मर सेल करता है। और वो आप वाली बात कि अगला बंदा रेट लगा रहा होता है। मैं सून वैली से हूँ, हमारे यहाँ वेजिटेबल प्रोडक्शन बहुत मशहूर है। गोभी, धनिया, मिर्चें, शिमला मिर्च, ये हमारी मेन प्रोडक्ट्स हैं। और फार्मर जब वहां से एक मजदे का किराया भर के रावलपिंडी में, लाहौर में, फैसलाबाद में अपनी प्रोडक्ट ले आता है और यहाँ पर जो है वो बेचता है। एक हमारे गांव में ना एक बंदा है, अफसर उसका नाम है, वो बड़ा मशहूर बंदा है। वो क्या करता था, वो एक बार लेकर आया मजदा और उन्होंने कहा जी ये उसकी गोभी थी कि 5 रुपए किलो इसका रेट है ना। उसने कहा, उसने कैलकुलेट किया कि ये तो मेरा किराया भी नहीं है। उसने कहा इनको नहीं देनी, फेंक दूंगा या किसी गरीब को दे दूंगा। तो वो अपनी प्रोडक्ट वापस ले गया, उसने कहीं फेंक दी, वहां से वो कोई ले गया। अफसर थे ना, हाँ, उसका नाम का असर था। लेकिन वही बात है कि प्रोडक्ट जो है ना उसका जब इस तरह होगा तो बड़ा नुकसान हमारे बहुत ज्यादा फार्मर्स का होगा, जो कि हम नहीं देख रहे होते अपने व्यूज की खातिर। हाँ। या उसकी खातिर हमने तो बना देना है। आजकल ना अभी रमजान में जो रिसेंट ट्रेंड्स चले हुई हैं, मैं मतलब स्क्रॉलिंग कर रहे हैं ना, ऊपर आ रहा है पकौड़े सबसे अच्छी गजा। मैंने कहा ये क्या, पकौड़े सबसे अच्छी गजा कैसे हो? ठीक है, नीचे हो गया फ्रूट चाट ना खाए वरना मौत हो सकती है। मैंने कहा तो ये सिर्फ वो जो व्यूज की जो है गेम है और इसके पीछे मुआशरा तबाह हो रहा है। हाँ। एक्सॉन फार्मा जो है ये जब खड़ी हुई, देखिए हर बिजनेस में ना चैलेंजेस आते हैं, प्रॉब्लम आते हैं, कभी डाउन आता है, कभी ऐसा भी पॉइंट आता है कि बंदा कहता है यार छोड़ो, किस काम में लगे, काम पे आ गए। एग्जैक्टली। तो क्या एक्सॉन ने वो फेज देखा? हाँ, मेरा ख्याल है हर इंडस्ट्री ने ही वो फेज देखा और वो फेज बहुत पेनफुल होता है। उस फेज में जाकर मैंने जो ऑब्जर्व किया, मेरे माइंड में जो पिक्चर आती है कि हम पहाड़ को चढ़ रहे हैं, उसको सर करने की कोशिश कर रहे हैं और जब बंदा बिल्कुल चोटी के पास चला जाता है तो बहुत ज़्यादा थक चुका हो। वो वाला पॉइंट होता है कि आपने ये हिसाब लगाना है कि क्या मैं इधर गिव अप कर दूं या मैंने कंटिन्यू रखना है। और थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद जब आपके मेंटल जो सारे बैरियर्स होते हैं वो ब्रेक हो चुके होते हैं, बकाया चीज़ें हो चुकी होती हैं, तो एक टाइम आता है कि अल्लाह ताला ने आपकी सक्सेस लिखी होती है और उसके बाद आपने सिर्फ स्लाइड ही करना है। और वो फिर बंदा कहता है वो तो कुछ भी नहीं था। जबकि असल बात ये होती है कि आपने कंसिस्टेंट रहना है। एट दैट टाइम जब मुश्किल वक्त आया था, उस टाइम पे कोई ऐसी प्रैक्टिस नहीं करनी जो फ्यूचर में जिसको आप शेमफुल हो सके। तो जब उन चीज़ों को आपका कंसिस्टेंट रहें और क्वालिटी के साथ रहें और टाइम देना पड़ता है, घड़ी नहीं फिर देखी जाती। इसी की कंटिन्यूटी में ही मेरा वो सवाल है कि जब एक बिजनेसमैन का बिजनेस तबाह हो रहा होता है, तबाह से मतलब कि खत्म हो रहा होता है, लॉसेस हो रहे होते हैं, तो कौन सी ऐसी 2 से 3 चीजें हैं अगर वो उनको कर ले तो उसका बिजनेस भी बच जाएगा और फिर वो आप वाली स्लाइड भी जो है वहां तक भी पहुंचे? इसके लिए मैं आपको बड़ा स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ मिरेकल मॉर्निंग, हेल एलरॉड की एक बुक है। मैं वैसे बुक रीडिंग में बहुत अच्छा नहीं हूँ, लेकिन मैं लिसनिंग कर लेता हूँ। और उन सब लोगों का थैंक यू जिन्होंने व्लॉग बनाए हुए हैं बुक्स की समरी के ऊपर। तो एक इंडिया के काफ़ी सारे हमारे दोस्त हैं, पाकिस्तान में भी कुछ लोगों ने काम शुरू कर दिया है कि उन बुक्स की समरी बताते हैं। तो हेल एलरॉड की जो बुक है जिसमें 6 मॉर्निंग हैबिट्स के बारे में बताया जाता है, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। अगर हम इसको प्रैक्टिस करना शुरू कर दें तो इसमें आप उस जो डिफ़िकल्ट फेज़ है उसको बड़े अच्छे तरीके से टैकल कर सकते हैं। बिजनेस में जहाँ पे मुश्किलें होती हैं वहाँ पर रिवार्डिंग मूवमेंट्स भी होते हैं। एक्सॉन फार्मा के लिए, इस बिजनेस के लिए रिवार्डिंग मूवमेंट क्या था? ये वो मूवमेंट था जब उस बंदे ने, जिन्होंने स्टार्ट में हमें देखा कि यार ये बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जो लेकर बड़ा जोश के साथ आते हैं और फिर उसके बाद जाते हुए नहीं नजर आते कि किधर को निकल गए हैं। उसी बंदे ने एक जगह पे बैठकर हमारे बारे में तारीफ कर रहा था कि बहुत प्रोफेशनल नजर आए हैं और इनकी मेडिसिन भी बहुत क्वालिटी की है। तो वो जो मूवमेंट था ना, उस टाइम बंदा फूले नहीं समा रहा। निसार भाई, आपके सर्कल में एक पिक्चर बड़ी वायरल हुई, मेरी भी नजरों से काफी दफा गुजरी, कि निसार भाई जो हैं वो प्रेसिडेंट से अवार्ड ले रहे, सदर आरिफ अलवी थे एट दैट टाइम में भी। तो उसके पीछे क्या स्टोरी है? वो अवार्ड किस पे था? आपकी कोई इंडिविजुअल थी या एक्सॉन को जाता है वो सहरा? वो हमारी फार्मास्यूटिकल कंपनी को जाता है। हमें बेस्ट टैक्सपेयर अवार्ड मिला था रीजन वाइज फार्मास्यूटिकल के रिलेटेड। तो हमने फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो इस रीजन में थे उनमें से सबसे बेस्ट टैक्स दिया था। उसमें हमारी अच्छी इंपोर्ट है, लेकिन हमारा जो सेल्स
है और जो इंपोर्ट के दरमियान जो गैप है, जो इनकम टैक्स की रेशियो थी परसेंटेज वाइज, वो भी हमने अच्छी पे की हुई थी, जो कि डाटा दिया रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स को FBR ने, और उसकी बेस पे उन्होंने एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया। उसमें सारी इंडस्ट्रीज थी, स्टील मिल्स में कुछ और दोस्त आए हुए थे, ब्रीडर्स में कुछ और लोग दोस्त आए हुए थे, इसी तरह बकाया जो इंडस्ट्रीज हैं उनमें बकाया लोगों को, हर इंडस्ट्री के बंदे को इलादा मिला था। तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में रीजन वाइज अल्हम्दुलिल्लाह हमें बेस्ट टैक्सपेयर अवार्ड मिला था। ये तो बड़ी अच्छी बात है जी। पाकिस्तान में कोई भी अच्छा बिजनेस जो ग्रो करता है ना, सबसे पहला वो काम टैक्स चोरी का करता है। तो अगर कोई फर्म इस रिकॉग्निशन में जा रही है कि उसको रिकॉग्नाइज किया गया कि आप हायर टैक्स पेयर हैं रीजन के, तो ये तो आपके लिए एक, मैं समझता हूँ कि आपकी कामयाबी की वजह जो है ना, एक पॉइंट ये भी है कि आप मुल्क के साथ भी किसी न किसी तरह पे बैक करना चाहते हैं जहाँ पर आप काम कर रहे हैं, और करना भी चाहिए। मतलब जो भी लोग हैं, जो भी बिजनेसमैन है, मैं तो उनको हमेशा यही कहूँगा कि जिस मुल्क में आप बिजनेस करें, देखिए हम जाते हैं दुबई में हम बिजनेस करेंगे, सपोज हम इसके अलावा किसी भी कंट्री, UK में कर रहे हैं, ठीक है, USA में कर रहे हैं, वहाँ पर हम उनके रूल्स को फॉलो करते हैं, जो उनके टैक्सेस हैं वो देते हैं। दुबई में भी अभी टैक्सेस स्टार्ट हो चुके हैं अभी, तो वहाँ भी कोई हलवा नहीं रहा। ये जो जिनको सारों को शौक है ना कि पैसा दुबई में लेके जाना है, ये फिर देखेंगे, बिल्कुल ये फिर देखेंगे कि हुआ क्या। और वो भी सिर्फ 2% है 98 पर। हकीकत ये है कि 98% आवाम ने पाकिस्तान में रहना है, पाकिस्तान में कारोबार करना है, और ये इससे बढ़कर ये इसको झुटलाया नहीं जा सकता कि अगर आप कहें कि इस हकीकत से आप हट जाएंगे तो आप हट नहीं सकते। सबसे बढ़कर जब सबसे आसान अगर बिजनेस हम बोले तो है ही अपने मुल्क में। निसार भाई, हमारे यहाँ ना अक्सर एक ट्रेंड चल चुका है कि वालदैन के पैसों पे डिग्री करनी है और डिग्री के बाद फिर सोचना है कि हमने क्या करना है। आपको मैं यूनिवर्सिटी टाइम से जानता हूँ, यूनिवर्सिटी से, कॉलेज से लेकर आप, तभी आपकी जो तगोदो थी ना वो शुरू हो चुकी थी। आपने ये नहीं देखा कि डिग्री हो जाएगी इसके बाद नौकरी ढूंढेंगे फिर मिलेगी, आप उसी टाइम से शुरू हो गए थे। तो क्या ये एक बड़ी वजह है आपकी कामयाबी की? मैं इस चीज़ पे बिलीव करता हूँ कि हमें FSC के बाद या FSC के दौरान वहीं से लेकर काम के अंदर आ जाना चाहिए। इसका ये नहीं मतलब कि हम स्टडी की छोड़कर काम में आ जाएं, हमें प्रैक्टिकल लाइफ में एंटर हो जाना चाहिए। हम क्या करते हैं, हम 16 ईयर एजुकेशन मुकम्मल करने के बाद सोचते हैं कि अब बिस्मिल्लाह पढ़ें, करना क्या है। तो मुझे अल्लाह के शुक्र है मौका मिला, बड़े भाई का बिजनेस था फार्मास्यूटिकल की सप्लाईज का, तो मैं कॉलेज के बाद मुझे टेक्स्ट आ जाता था किस टाइम फ्री होना है। मैंने कहा जी 1:30 बजे कॉलेज खत्म होना है, ठीक है, इसके बाद फलां कंपनी में चला जाना, वहाँ से एक सैंपल ले आना, वो लाकर उसकी डिज़ाइनिंग करवानी। तो वहाँ से जो चीज़ें हैं ये बहुत ज़्यादा एक मौका मिला। और यूनिवर्सिटी के अंदर तो मैं जनरल ऑर्डर सप्लायर था, बाकायदा GST NTN रजिस्टर्ड, और जितने भी हमारे प्रोफेसर्स के प्रोजेक्ट्स होते थे उनको जो जनरल ऑर्डर की चीज़ें चाहिए होती थी वो सारी मैं सप्लाई करता था। डायरेक्टर स्टूडेंट अफेयर के जितने ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਡੀ CGPA ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਉਂ ਸੀ। डायरेक्टर स्टूडेंट अफेयर के जो प्रोग्राम थे उनको ऑर्गेनाइज करना, उनके अंदर जो सप्लाईज थी वो देना। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਵਕਾਸ ਸਾਡਾ ਕਲਾਸ ਫੈਲੋ ਸੀ ਡੋਡਾ ਖਿਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ CGPA ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਫਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। तो वहाँ से ये बहुत ज़रा सीखने को मिला। ये एक बहुत बड़ी, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, इतनी बड़ी ये ब्लेसिंग थी कि मुझे उस दौरान काम करने का मौका मिला, जो कि मेरे बड़े भाई को नहीं मिला। वो जब पढ़ रहे थे तो उनको बिजनेस अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, फैमिली हमारी बिजनेस ओरिएंटेड इतनी नहीं थी, लेकिन मुझे एक मौका मिला कि मुझे एक प्लेटफॉर्म मिला जिसके अंदर मैं बैठ के जिसके मैं अब इस इंडस्ट्री को जिसमें अभी हूँ इसको कॉलेज दौर से जानता हूँ। मैं उस वक्त भी फार्मास्यूटिकल्स को देखता था कि फलां कंपनी की ये प्रोडक्ट्स आ रही हैं, उस वक्त भी हम न्यू मेडिसिन के जो है वो सप्लाईज दे रहे होते थे, वो चीज़ें समझ आ रही होती थी, जिसकी वजह से एक बेस जो है इंडस्ट्री को बढ़ते ऊपर नीचे होते हुए देखा, और आज उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। निसार भाई, हमारी ज़्यादातर ऑडियंस जो है ना वो यंग लोग हैं, यंग जनरेशन है, जो या तो बिजनेस में आना चाहती है या नई शुरू कर चुकी है, या फिर कामयाब बिजनेसमैन। एक बिजनेसमैन के तौर पे आप हमारी ऑडियंस को, हमारे व्यूवर्स को क्या पैगाम देना चाहेंगे? किन चीज़ों पर अमल करके वो एक बेहतरीन बिजनेसमैन बन सकते हैं, जैसा कि अल्हम्दुलिल्लाह? मसूद साहब, कुछ यूनिवर्सल लॉज हैं जो हर जगह पे सेम रहते हैं। मसलन हम यहाँ पे मोबाइल को पकड़ कर इधर छोड़ेंगे तो वो नीचे गिरेगा, अगर हम ईरान में चले जाएंगे तो वहाँ पे भी वो नीचे ही गिरेगा, और अगर हम मक्का में चले जाएंगे तो वहाँ पर भी नीचे ही गिरेगा। इसी तरह अगर हम
गंदम का बीज बो देते हैं और हम 30 लाख लोग हज के ऊपर खड़े होकर ये दुआ करते हैं कि यहाँ पे मकई उग जाए, तो वो नहीं उग सकेगी, गंदम ही उगेगी। तो कुछ लॉज है जिनको बंदा प्रैक्टिस करे तो बंदा हर बिजनेस में ही फ्लरिश हो सकता है। उसमें सबसे बेहतर जो सबसे पहली चीज़ है वो है पर्सनल डेवलपमेंट। पर्सनल डेवलपमेंट के ऊपर जो बंदा काम नहीं करता वो ग्रो नहीं हो सकता। जब बंदा ये समझता है कि मैं टॉप चीज़ हो गया हूँ तो बस उसके बाद डिक्लाइन शुरू हो जाता है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये चीज़ है कि आप कंटिन्यूस सीखें। और मैं अगर आपको बताऊं तो मैं यूट्यूब से बहुत ज़्यादा सीखता हूँ। इसमें मैंने प्रीमियम सब्सक्रिप्शन ली हुई है और बहुत सारे ऐसे और जो ट्रेनर्स हैं जिनकी पेड सब्सक्रिप्शन ली हुई हैं, जिनकी बुक्स की समरी और जिनकी ट्रेनिंग्स लेते हैं। साल में 2 से 3 ट्रेनिंग करना बड़ी ज़रूरी है। स्टाफ की ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहली जो चीज़ है वो है पर्सनल डेवलपमेंट। और सेकंड जो चीज़ आती है वो कमिटमेंट। आपकी प्रोडक्ट अच्छा परफॉर्म कर रही है, इसके बावजूद भी लोगों को एक और चीज़ चाहिए होती है कि ये अगर बोलेंगे कि मुझे कल स्टॉक मिल जाएगा तो इसका मतलब है कल स्टॉक मिल जाएगा। तो जब ये चीज़ अगले बंदे को कंसीव हो जाती है तो आपका बिजनेस कई गुना वहाँ पे बढ़ जाता है कि लोगों को पता है इनकी कमिटमेंट इसके ऊपर पूरी है। और अगर आप ये समझें कि हम हर बंदा ही बिजनेस शुरू कर सकता है तो उसके लिए एक बहुत अच्छी एक मकूला बना हुआ है कि सीखें किसी के पैसों पे और फिर उसके बाद अपने पैसे लगाएं। तो आप जॉब करें उस बिजनेस में, पहले आइडेंटिफाई करें कि मैंने कौन से बिजनेस के अंदर जाना है, उसके अंदर जॉब शुरू कर दें, अपना पूरा पोटेंशियल दें। उसकी वजह से उस बिजनेस को भी बहुत ज़्यादा फायदा होगा। और अपना पोटेंशियल देने के बाद आप उसी बिजनेस के अंदर उसी जो जिसमें आपने जॉब की है उसी में एक बिजनेस तलाश करने की कोशिश करें। तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपका एम्प्लॉयर ही आपको कुछ प्रोडक्ट्स देगा, उसको पता है ये बंदा काम करने वाला है और वो आपको प्रोडक्ट्स बता देकर गाइड भी करेगा। और उसको ये भी पता है कमिटमेंट का बंदा है, वो आपको उधार भी देगा कि भाई इन प्रोडक्ट्स को लेकर आप मार्केट करो, क्योंकि उसको भी वहाँ पे बिजनेस नजर आ रहा है। तो सीखें किसी के पैसों पे और पूरा पोटेंशियल दें, उसको भी फायदा हो और खुद की ज़ात को भी फायदा हो। जितनी ज़्यादा चीज़ें आप प्रैक्टिस करेंगे, जितने ऑपरेशन ज़्यादा आप काम करेंगे, आपने टाइम नहीं देखना, आपने मैक्सिमम चीज़ों को खुद से अपने हाथ से करना है, उतना उस बिजनेस को भी फायदा हो रहा है और उतना आपकी ज़ात को भी फायदा हो रहा है। अगर फॉर द टाइम बीइंग आपको उतनी सैलरी नहीं मिल पा रही, लेकिन आने वाले टाइम पे आपको वो सारे काम आते होंगे जो आपने ठोकरें खा खा के इतने ज़्यादा पैसे नुकसान करने के बाद सीखने हैं, वो वाली चीज़ आपको पहले ही आती थी। तो मैंने आपको पहले बोला कि किसी और की गलतियों से भी सीखना है, इसकी वजह से आपकी स्पीड जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। तो हमने बहुत सारे ऐसे हमारे ब्लॉगर दोस्त हैं जो पहले दिन ही कहते हैं कि जॉब बहुत बड़ा गुनाह है, आपको बिजनेस ही करना चाहिए। मैं खुद बिजनेस कर रहा हूँ, मैं बिजनेस का मशवरा देता हूँ, लेकिन जॉब करके जो लोग बिजनेस में आए हैं, जिन्होंने इस एम के साथ जॉब की है कि हमने यहाँ से सीखना है और उसके बाद इम्प्लीमेंट करना है, और ये बहुत सारे ऐसे चांसेस होते हैं कि आप उस कंपनी को फायदा देते हुए अपना अलग बिजनेस कर रहे होते हैं, वो लोग बहुत ज़्यादा स्पीड से तरक्की करते हैं। उनको रिलेशन इतने ज़्यादा मिले होते हैं उस प्लेटफॉर्म से, वो उनको यूटिलाइज कर सकते हैं अपने बिजनेस को फ्लरिश करने के लिए। इसीलिए वो गाना भी बना हुआ है ना, खा जान सिख ਜਾਂਦਾ खा खा के ठोकरा ठोकरा बादाम नालों तेज हम। वो कहते हैं कि अकल जो है वो बादाम खाने से नहीं, ठोकर खाने से ज्यादा आती है। ठोकर न्याज बेग से हम आपको अल्लाह हाफिज करते हैं। थैंक यू निसाक भाई, आप आए, आपने टाइम दिया और बहुत अच्छी बातें हुई हैं। इंशाल्लाह बहुत से लोगों को इससे फायदा होगा और यही हमारा मकसद है। कारोबारी पॉडकास्ट असल में नाम ही इसका है कि जो बिजनेस बंदे कर रहे हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट, वही आप वाली बात है। देखें, सीखना आपने कहीं से भी आप सीख सकते हैं। कोई बंदे मुझसे पूछते हैं कि सर हमने ये कारोबार शुरू करना है, कैसे करें? तो सबसे पहले तो हम भी बिल्कुल उनको ये मशवरा देते हैं कि आप उस पर ना रिसर्च करें, उसके बारे में सीखें। और सबसे बेहतर प्लेटफॉर्म अगर आपने मुफ्त सीखना है तो वो आपका यूट्यूब मौजूद है। लेकिन वो यूट्यूब वाला फार्मूला भी आपने 100% नहीं अप्लाई करना, फील्ड में भी जाना है, जो कि आपकी सेकंड बात थी। पहले देखना है, फिर फील्ड में जाना है, फिर रिसर्च डेवलपमेंट, फिर कोई टाइम दें। जब तक आप टाइम नहीं देंगे ना, कोई 3 से 5 साल आप किसी भी इंडस्ट्री को दे देते हैं तो एटलीस्ट आपकी लर्निंग के लिए काफ़ी होते हैं, उसके आगे आप उसमें चले जाते हैं। तो जो लोग फार्मास्यूटिकल बिजनेस में आना चाहते हैं, शुरू करना चाहते हैं, आज की पॉडकास्ट उनके लिए एक बेहतरीन जो है वो इंशाल्लाह जरिया साबित होगी। कोई कमेंट्स आते हैं, कोई हमसे डिटेल पूछते हैं तो हम मिलकर उसका जरूर जवाब देंगे, जरूर, ताकि सबका फायदा। और इसमें मैं कारोबारी पॉडकास्ट का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से बहुत सारी इंफॉर्मेशन लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सकती है। और आपका स्पेशली इस चीज़ का थैंक यू कि आप ऑर्गेनिक ग्रोथ के साथ चल रहे हैं। आपने उस तरह की वो चीज़ें ऐड नहीं की
जो फॉर द टाइम बीइंग तो आपको व्यूज़ दे देती हैं, लेकिन लोगों की वेलफेयर के लिए नहीं होती, बल्कि नुकसानदेह होती है। तो आप उन चीज़ों से बचे हुए हैं। हमारी दुआएं और आपकी हिम्मत इंशाल्लाह आपको बहुत सारी चीज़ें माशाल्लाह अचीव हो चुकी हुई हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं अक्सर आपके पॉडकास्ट या आपकी वो जो वीडियोज़ हैं, जितना भी हो सके टाइम में देखता हूँ, और अच्छी फीलिंग होती है कि आप जो भी कर रहे हैं, असल में हमें अपने तई जो भी कोशिश है दुनिया के अंदर कंट्रीब्यूट करना है। जिस तरह पेंसिलिन जिस बंदे ने ईजाद की थी, मुझे नहीं पता वो मुस्लिम था कि नॉन मुस्लिम था, लेकिन उस बंदे ने उसको ईजाद करने के बाद उसने उसको ट्रेडमार्क नहीं करवाया। उसने दुनिया के ऊपर कितना बड़ा एहसान किया है कि अगर उसने वो चीज़ की होती तो आज हमें कितनी महंगी मेडिसिन वो मिल सकती थी, और कितनी अरबों खरबों लोग एट द टाइम वो मेडिसिन यूज़ कर रहे होते हैं और वो उससे सेहतियाब हो रहे होते हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, जिन्होंने जिसने बल्ब इजाद किया, उसने कितनी मेहनत की। ठीक है, उसको उस टाइम पे रिवार्ड मिला, थोड़ा मिला या ज़्यादा मिल सकता था, लेकिन आज भी हम उसकी रोशनी में बैठकर एक पॉडकास्ट रिकॉर्ड करवा रहे हैं। बिल्कुल, एक शम्मा एक चिराग अपने हिस्से का अगर हर आदमी जला ले तो ये दुनिया रोशन हो जाए, और ये दुनिया इससे बहुत ज्यादा बेहतर हो जाए। बहुत बेहतर हो सकती है, Thank you, बहुत बेहतर हो चुकी है, बहुत सारे लोगों की कंट्रीब्यूशन है और बहुत बेहतर हो रही है। थैंक यू सो मच।